जिस तरीके से दलित राजनीति का पराभव हुआ है, उत्तर भारत में जो सबसे बड़ी दलित राजनीतिक पार्टी है, उनका जो आज आप वैचारिक पराभव देख रहे हैं, जो वैचारिक विभ्रम, जो कन्फ्यूज़न उनका देख रहे हैं, लगभग उसी तरह का कन्फ्यूज़न दलित चिंतन के भीतर आज है। अम्बेडकर की पूरी राजनीतिक वैचारिक यात्रा भारत में एक रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू करने का संघर्ष है, एक क्रांतिकारी जनवाद लाने का संघर्ष है, और इसलिए अंबेडकर उस प्रयास में समाजवाद तक पहुंचते हैं। जो मार्क्सवाद का प्रश्न है, सोशलिस्ट जो कह सकते हैं मॉडल का प्रश्न है, वो खुद अंबेडकर के सामने भी था, एक वो द्वंद्व अंबेडकर के बीच भी था। वह द्वंद्व अंबेडकर के बाद का जो भी आंदोलन महाराष्ट्र में रहा उसके भीतर भी रहा, हिंदी पट्टी में भी जो दलित आंदोलन है उसके भीतर भी, मतलब जो भी दलित आंदोलन अंबेडकर के ज़माने से है वो आज तक उसके भीतर जो डायलेमा है, जो द्वंद्व है, वो मार्क्सवाद समाजवादी विचारधारा के साथ है। धन्यवाद बजरंग जी। इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोतागण, मंच पर बैठे अतिथिगण, जिस विषय पर कल से बात चल रही है उसी के संदर्भ से कुछ बातें मुझे कहनी है। और मुझे पहले बजरंग जी ने कुछ आउटलाइन जैसी एक चीज़ दे दी थी कि आपको इसी संदर्भ से बात करें, और जो सत्र का डिज़ाइन था वो भी इसी हिसाब से था। अभी फ़िलहाल जो स्थिति बनी है इस सत्र में जगदीश जी की कविता वो मेरे ही ऊपर चरितार्थ हो रही है, एक अकेला सब पर भारी। तो फिलहाल तो मैं अभी अकेला ही इस और दूसरी बात यह है कि बजरंग जी ने मेरी मुश्किल थोड़ी आसान कर दी जयप्रकाश लीलवान की कविता के बहाने। और जो आज की हालत है दलित डिस्कोर्स, दलित विमर्श, दलित साहित्य की, उस पर जो आपने रोशनी डाली है उससे भी थोड़ी मेरी मुश्किल आसान हुई है। क्योंकि आज जो जिस तरह की चुनौतियां हैं, जिस तरह के हमले हैं, उन हमलों को देखते हुए अगर हम इस बात को कहें कि बहुत तरह की शक्तियां भारत में जो आज की जो फांसीवादी खतरे हैं उसको सामने आकर के मुकाबला कर रहे हैं। बहुत सारे जिनसे उम्मीद भी नहीं रही होगी कभी, पर्यावरणवादी आंदोलन, बहुत तरह के जो कह सकते हैं कि तबकाई आंदोलन हैं, वो सारे लोग और राजनीतिक पार्टियां खास करके, मतलब आजकल जो चुनावी राजनीति में जो पार्टियां जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस का सामना कर रही हैं, तो वो भी एक आज के समय के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी जो सोचने समझने लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनको ये ज़रूर उम्मीद रही होगी कि एक ऐसी विचारधारा जो लंबे समय से मनुवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व की जो आक्रामक राजनीति है और जो उसकी सामाजिक नीतियां हैं, उसके खिलाफ लंबे समय से बोलते हुए, लड़ते हुए ही जो अस्तित्व में आए, जो एक ताकत बने राजनीति में, साहित्य में, विमर्श में, तो उनकी तरफ से आज की तारीख में जो रणनीतियां हैं उनको अपने हिसाब से वो उसमें शामिल होंगे, उसका नेतृत्व करेंगे और इस बदलाव की लड़ाई में, वैचारिक राजनीतिक जो भी लड़ाई है उसमें शामिल होंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पिछले 10 वर्षों में जितना तेज़ हमला है, जितनी तेज़ एक तरीके से आंधी चल रही है संविधान को निष्फल करने की, और जो भी लोकतांत्रिक हक हमें मिले हुए हैं उन अधिकारों को एक तरीके से ख़त्म करने की, समाज को पीछे ले जाने की, उन कोशिशों में जो भूमिका उनकी होनी चाहिए, खास करके जो उत्तर भारत का हिंदी पट्टी का जो दलित विमर्श है उसकी भूमिका उस तरह से नहीं है। जहाँ तक रचनात्मकता की बात है, कुछ आत्मकथाएं, कहानियाँ, इधर बीच कुछ उपन्यास भी आए हैं, कविताएं लिखी जा रही हैं, तो रचनात्मक स्तर पर जो हस्तक्षेप हो सकता है, छिटपुट, वो हो रहा है। दलित साहित्य उसकी जो अपना काम है उसमें एक कम या ज़्यादा मात्रा में वो भूमिका तो है उनकी। लेकिन जब हम एक नज़र डालते हैं दलित साहित्य की जो वैचारिकी है, क्योंकि रचनात्मकता भी वैचारिकी से ही नियंत्रित होती है,
दलित साहित्य दलित आंदोलन से निकला हुआ साहित्य है, और आंदोलन की अपनी एक विचारधारा होती है, अपना एक पॉलिमिक्स होता है, और वहाँ से निकल के आंदोलन बनता है, उसकी विचारधाराएं विकसित होती हैं, और वहाँ से एक साहित्य भी निकलता है। और ख़ास करके जो आंदोलन धर्मी साहित्य हैं उनके साथ ये बात सही साबित होती है। चाहे वो महाराष्ट्र का दलित पैंथर आंदोलन हो, दलित पैंथर आंदोलन ने जिस तरीके से दलित साहित्य को मराठी दलित साहित्य को धार दी थी, वह धार एक क्रमिक विकास और क्रमिक आंदोलनकारी वैचारिक विकास का परिणाम थी। हिंदी में आज जो परिस्थिति है, अभी तक हम लोग ये मान रहे थे, जो हिंदी का जो डिस्कोर्स चल रहा था दलित विमर्श में, उसमें ये था कि एक धारा धर्मवीर वाली है, और डॉक्टर धर्मवीर की धारा बहुत ही कह सकते हैं लोकप्रिय, हिंदी दलित साहित्य के भीतर बहुत ही सटल्ड और कह सकते हैं बहुत ही गहरे मार करने वाली विचारधारा है, क्योंकि वो बिना तैयारी के नहीं है। मतलब उस धर्मवीर की जो डॉक्टर धर्मवीर की जो तैयारी है वो बहुत ही व्यापक और बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ वो अपनी बात लेकर आते हैं। और उसमें एक बात उन्होंने बहुत पहले सुनिश्चित कर दी थी कि हिंदी में मतलब दलित भारत में जो दलित साहित्य दलित आंदोलन है, वह दलित आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर की सीमाओं को पहचानना सीखे। सबसे पहले उन्होंने ये बात कही, और उसमें ये कहा कि सवर्ण जाति से आने वाले बुद्ध के द्वारा जो धर्म जो दर्शन चलाया गया, जिस दर्शन को विकसित किया गया, उस धर्म को स्वीकार करके डॉक्टर अंबेडकर ने दलित आंदोलन का नुकसान किया, भारत के दलितों का नुकसान किया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जाति उन्मूलन की जो अवधारणा है, यह व्यर्थ अवधारणा है, जाति उन्मूलन हो ही नहीं सकता। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जातियों को लेकर के हीन भावना से ग्रस्त रहने के बजाय जो छोटी निचली जातियां हैं, जो दमित वंचित जातियां हैं, उन्हें अपने आप की हीन भावना में रहने की बजाय उन्होंने कहा कि इस जातियों को जिन शब्दावली से पुकारा जाता है वो है क्या, वो एक शब्द है, उसके पीछे का अवधारणा है। हम उन शब्दों के पीछे की अवधारणा को ही बदल दें, और इस तरीके से जाति के प्रति जो हीन भावना है, जाति के प्रति जो एक वंचना का भाव है, वो खत्म हो जाएगा, और जातियां मतलब हम सबलीकरण हो जाएगा दलित जातियों का। और फिर उन्होंने ये भी बहुत व्यवहारिक तरीके से रास्ते बताएं कि कैसे डील किया जाए सवर्ण समुदाय के साथ, और मतलब उनके साथ कहाँ तक साथ चलना है, कैसे हॉबनॉबिंग बनानी है, कितनी दूरी बनानी है। तो सांस्कृतिक स्तर पर उनके साथ हमारी कोई एकता नहीं है, और हमें जातियों को अपने आप को मजबूत करना चाहिए। और ये लगभग वैसी ही भाषा है जैसी उत्तर भारत में मंडल आंदोलन से निकली हुई पार्टियों ने, उस विचारधारा ने कहा कि भाई जातियों को मजबूत करो, जो कांसीराम ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी। तो वो एक रेजोनेंस की बात है दलित उस समय का जो दलित आंदोलन है और जो दलित चिंतन है। लेकिन कम से कम कांसीराम ने अंबेडकर की इस तरीके से आलोचना नहीं की जितनी आलोचना धर्मवीर ने की, और उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने दलित आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया, बौद्ध धर्म से दलितों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और उन्होंने एक मतलब स्वतंत्र धर्म की परिकल्पना की। हालांकि वह परिकल्पना भी बहुत ही अजीब, अधूरी और बोगस है। उस परिकल्पना में क्या है कि उसमें मक्खिल गोसाल यानी जो आजीवक परंपरा है उससे शुरू करते हुए कबीर और रैदास, और मतलब एक ऐसी परंपरा है, और वो परंपरा मज़ेदार बात है कि स्वयं धर्मवीर तक आती है, और वो धर्मवीर खुद को उस परंपरा का एक भगवान भी घोषित कर देते हैं। तो ये एक ऐसी परंपरा बनाई गई, एक धार्मिक परंपरा, धार्मिक पहचान, एक अस्मिता, रिलीजियस आइडेंटिटी देने की बात की गई। तो एक तो मतलब मोटे तौर पर मैंने आपको धर्मवीर की जो विचारधारा है उसको सामने रखा, और इसी विचारधारा को पॉलिश करते हुए उन्होंने कबीर पर आलोचना विकसित की। हालांकि कबीर पर जो उनका काम है उसका अगर हम द्वंद्वात्मक मूल्यांकन करें तो कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ मतलब अच्छी मतलब क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी बातें हैं जिनको अगर सही दिशा में विकसित किया जाता तो वो डिस्कोर्स दूसरी दिशा में जाता। और भी बहुत सारे उन्होंने फिर कुछ अतार्किक आलोचनाएं भी की, जैसे प्रेमचंद के बारे में, यानी जो भी मुख्य धारा का हिंदी साहित्य है उसकी आलोचना में वे एक
एक सूत्र उन्होंने अपनाया और उस सूत्र से सबका संहार करते चले गए। तो ये धर्मवीर की विचारधारा है। उसके अलावा हिंदी दलित साहित्य में एक ऐसी धारा भी रही शुरुआत से ही जिसका मानना ये नहीं था, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी हार्डकोर मानते रहे और एक प्रक्रिया में धीरे धीरे वो मार्क्सवाद के नज़दीक भी, उनके साथ भी बहस में जाना, मार्क्सवाद के साथ यूनिटी और स्ट्रगल का रिश्ता उन्होंने रखा, जिसमें कि आप आजकल कमल भारती जी को हम सब लोग जानते हैं। कमल जी हैं, दिल्ली में तेज सिंह थे, और तुलसी राम जी भी इसी धारा में हम मान सकते हैं। वो एक बहुत ही एक वैचारिक रूप से समृद्ध धारा वो भी रही, और उन्होंने एक क्रिटिक विकसित किया इसका, और मार्क्सवाद के साथ एक संवाद और उसके सवालों को समझने की और खुद अपने सवालों को समझाने का प्रयास उनका था, और वो भी एक धारा रही है। तो मोटे तौर पर अगर हम दलित साहित्य के भीतर इन दो धाराओं को देखें तो वो दो धाराएं आपस में टकराती हुई पैरेलल, और दलित साहित्य का, दलित डिस्कोर्स का विकास एक तरीके से उसको यहाँ तक जहाँ तक आज वो पहुँचा है, उसमें इन्हीं दो धाराओं के संघर्ष का परिणाम हम मान सकते हैं। यहाँ तक उसी रास्ते आया है। लेकिन आज जो परिस्थिति है, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ये तो मेरी भूमिका, मैं एक तरीके से मैंने बताया, परिचय दिया है कि ये दो धाराएं हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति है, आज परिस्थिति ये है कि संकट के दौर में, इस हमले के दौर में ये दोनों धाराएं एक हो गई हैं। अब ये दोनों बहस एक साथ मिल गई है। और अभी पिछले दिनों कमल भारती ने समकालीन जनमत में दलित साहित्य की अवधारणा नाम का एक लेख लिखा। लेख सूत्रीकरण में है, मतलब एक तरीके से वो उनकी विचारधारा आजकल के जो वो सोच रहे हैं उसका एक सूत्र उन्होंने निकाला। उसमें, उस लेख में उन्होंने यही बात कही जो उन्होंने कहा कि धर्मवीर सही थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर धर्मवीर सही थे कि उन्होंने कहा कि जाति उन्मूलन का सपना बेकार है, व्यर्थ है, इसके बारे में हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि यही सही है कि हम अब जातियों को मजबूत करें, सेल्फ जो अपना आत्म है उसको पहचानें और सांस्कृतिक अस्मिता को पहचानें। और सांस्कृतिक अस्मिता को पहचानने के लिए दलित धर्म की खोज, दलित आइडेंटिटी की खोज और उसकी एक धार्मिकता की खोज, और उस धार्मिकता में कमल भारती फिलहाल बुद्ध को उन्होंने उस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन बात वही कहने की कोशिश है कि धर्म जो है वो एक अलग दलित धर्म, एक दलित पहचान का प्रयास किया जाए और इससे हमें अलग होना चाहिए। तो एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों धाराओं ने आज एक सरेंडर कर दिया, और एक तरीके से कहा जाए कि ये जो वैचारिक रूप से सामना उनको करना था उससे वो एक तरीके से पीछे हट गए, रिट्रीट कर जाना जिसे कहते। तो ये हुआ, और इसलिए आज जो कन्फ्यूज़न दलित विमर्श पिछले 10 सालों में जिस कन्फ्यूज़न का शिकार है वो उसकी वजह यही है, क्योंकि आज वो जिस तरीके से दलित राजनीति का पराभव हुआ है, उत्तर भारत में जो सबसे बड़ी दलित राजनीतिक पार्टी है उनका जो आज आप वैचारिक पराभव देख रहे हैं, जो वैचारिक विभ्रम, जो कन्फ्यूज़न उनका देख रहे हैं, लगभग उसी तरह का कन्फ्यूज़न दलित चिंतन के भीतर आज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दलित चिंतन को आज किसी कोई प्रतिक्रियावादी चिंतन की खांचे में डाल करके हमें उनसे संवाद बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि वो एक संभावनाशील, एक वाइब्रेंट और एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बदलाव की ताकत के साथ, छुपी हुई ताकत के साथ वो पूरी वैचारिकी है, जिसके साथ हमें और संवाद, बहस और गहरा कह सकते हैं उनके साथ आत्मीयता भी, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी संदर्भ से अब मैं जो आज की जो परिस्थिति है जिस पर हम बात कर रहे हैं, संविधान के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर को लगभग सारे दलित साहित्यकारों ने, धर्मवीर की भी बात अगर ले लिया, धर्मवीर ने बाकी चीज़ों में तो अंबेडकर की भले आलोचना की, लेकिन अंबेडकर की जो राजनीतिक उनकी जो उभार है, उनका जो योगदान है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने स्वीकार भी किया। उन्होंने इसीलिए एक लाइन लिखी धर्मवीर ने, उन्होंने कहा कि लेकिन हमें अंबेडकर को पूरी तरह छोड़ना नहीं है, अंबेडकर को साथ लेके चलना है। तो दलित साहित्य का जो मॉडर्न आइकॉन है, जो वैचारिक आधार है, वो डॉक्टर अंबेडकर से बनता है। लेकिन सवाल ये है कि जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, जो उनका मूल चिंतन है, चिंतन का जो बुनियादी बातें हैं,
उन बातों को अभी भी दलित साहित्यकारों के भीतर, दलित विमर्शकारों के भीतर अभी उससे एक मुंह मोड़ने की कोशिश है। हालांकि उनके सामने आज से नहीं, महाराष्ट्र में दलित पैंथर आंदोलन या जो महाराष्ट्र का दलित साहित्य है, उस जमाने से ही, और इवन उससे भी आगे जाएं तो अंबेडकर के ज़माने से जो मार्क्सवाद का प्रश्न है, सोशलिस्ट जो कह सकते हैं मॉडल का प्रश्न है, वो खुद अंबेडकर के सामने भी था। एक वो द्वंद्व अंबेडकर के बीच भी था। वह द्वंद्व अंबेडकर के बाद का जो भी आंदोलन महाराष्ट्र में रहा उसके भीतर भी रहा। हिंदी पट्टी में भी जो दलित आंदोलन है उसके भीतर भी, मतलब जो भी दलित आंदोलन अंबेडकर के ज़माने से है वो आज तक उसके भीतर जो डायलेमा है, जो द्वंद्व है, वो मार्क्सवाद समाजवादी विचारधारा के साथ है। और इसीलिए जो दलित विमर्शकार या दलित साहित्य के जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं वो इस बात को लेकर बहुत सचेत हैं कि चाहे कुछ हो जाए, इस विमर्श को हमें किसी भी तरीके से एक लेफ्ट टर्न या कहिए कि उसमें वामपंथी या समाजवादी विचारधारा के प्रति जो रुझान है उसको बढ़ने नहीं देना है। इसलिए उसके लिए पूरी कोशिशें होती हैं। और जो तमाम झगड़े हैं उसमें, जो झगड़े हैं, जो बहसें हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर उनकी वस्तुगतता पर कोई सवाल नहीं है, वो सब सही हैं, वो अपनी जगह है। चाहे वो नेतृत्व का सवाल हो, चाहे वो वामपंथी आंदोलन के भीतर जो जाति के सवाल पर, जो सांस्कृतिक सवालों पर जो उनकी कार्य दिशा रही है उस पर सवाल हो, ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनको कि हल किया जाना चाहिए था। उसमें एक कह सकते हैं चूक रही। और भारत का वामपंथी आंदोलन, वामपंथी सांस्कृतिक आंदोलन भी, जो हमारा प्रगतिशील साहित्य भी रहा है, इस सब के भीतर एक कह सकते हैं कि ट्रेन छूट जाने वाली बात रही कि जिस समय जो सवाल उठाना था उस समय वो सवाल शायद हमारे पास वो दृष्टि नहीं रही या हम उस प्रैक्टिस में नहीं जा पाए। लेकिन अभी भी वो सवाल अब सतह पर हैं जिनको हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। अंबेडकर की जहाँ तक बात है, अंबेडकर ने जाति विरोध और जाति उन्मूलन का सवाल उठाया। सबसे पहले जो अंबेडकर की पूरी जो कह सकते हैं वैचारिक और राजनीतिक यात्रा है, उसको जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अंबेडकर की पूरी राजनीतिक वैचारिक यात्रा भारत में एक रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू करने का संघर्ष है, एक क्रांतिकारी जनवाद लाने का संघर्ष है। और इसलिए अंबेडकर उस प्रयास में समाजवाद तक पहुंचते हैं। अभी हम लोग यहाँ बैठे थे तो आप में से कोई चर्चा कर रहा था कि अंबेडकर ने मार्क्सवाद को ठीक से नहीं पढ़ा था। ये बात बिल्कुल सही है कि अंबेडकर ने मार्क्सवाद को एक मार्क्सवादी की तरह नहीं पढ़ा था, लेकिन अंबेडकर ने मार्क्सवाद को एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन की तरह पढ़ा था, एक व्यावहारिक राजनीतिक। जैसा अभी तेलतुंबड़े ने भी लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अंबेडकर का जो वैचारिक निर्मिति है वो जॉन डीवी जो उनके गुरु थे वो एक प्रैग्मेटिक विचारक थे, फिलोसोफर थे। तो अंबेडकर के भीतर भी ये था। और अंबेडकर ने लगातार ये कोशिश की कि कैसे भारत के भीतर क्रांतिकारी, मतलब एक उच्चतम संभव जो जनवादी सिस्टम हो सकता है, उसको लागू करने की दिशा में वो समाजवाद तक की यात्रा में चले गए। और इसीलिए जब हम संविधान की बात करते हैं तो अंबेडकर, हम सब लोग जानते हैं कि अंबेडकर संविधान सभा में आए। फिर उसके बाद उनकी कोशिश ये थी कि भारत में एक समाजवादी मॉडल का संविधान कैसे बने, पूरी कोशिश अंबेडकर ने की जितनी कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक स्टेट एंड माइनॉरिटी नाम का एक पूरी संवैधानिक ड्राफ्ट एक तरह से उन्होंने तैयार किया और उसको नाम दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। और उसको उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी के नाम से प्रकाशित किया, संविधान सभा में वितरित किया। और वो ड्राफ्टिंग कमेटी में उस पर चर्चा भी हुई और जाहिर है कि उसको लेकर के जो प्रभावशाली नेतृत्व था संविधान सभा का उसको स्वीकार नहीं उन्होंने किया, तो वो बात नहीं लागू हो पाई। लेकिन उसके बावजूद अंबेडकर ने संविधान सभा में जितनी कोशिश, जिस भी क्लॉजेज में और हमारे जो प्रस्तावना प्रियम्बल है उसमें किसी तरीके से प्रयास करके उन्होंने कुछ चीज़ें जोड़ी। जाति प्रथा
अस्पृश्यता के उन्मूलन के सवाल को उन्होंने उठाया, जातियों को निराधार कैसे बना दिया जाए, इन सारी बातों पर उन्होंने बहुत मेहनत की, वो तो बात की चीज़ है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो संविधान सभा की बैठक हुई, पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 46 को हुआ और दूसरा ही अधिवेशन 10 दिसंबर 46 को हुआ, जिसमें नेहरू ने जो संविधान की उद्देशिका है वो प्रस्तुत की। और उस उद्देशिका में 10 पॉइंट थे, जिसमें उन्होंने बताया कि हम भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य बनाएंगे, मूल अधिकार क्या होंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हम देंगे, किसी भी तरह का भेदभाव हम नहीं करेंगे। ये एक उद्देशिका के रूप में नेहरू जी ने सबसे पहले उसको रखा संविधान सभा में, भारतीय संविधान की उद्देशिका। और उसमें मतलब सब हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अम्बेडकर का नाम 22वें नंबर पे था, लेकिन अध्यक्ष जी ने उनको दूसरे तीसरे नंबर पर बोलने के लिए बुला दिया, उस उद्देशिका के सवाल पर अपने विचार रखने के लिए। तो अम्बेडकर ने ये कहा कि मैं तो ये समझता था कि नेहरू जी जो जिनकी ख्याति एक समाजवादी के रूप में है, वो इस उद्देशिका में समाजवादी विचारधारा का समावेशन करते, लेकिन मैं इससे निराश हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया है कि हम ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत को लागू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 450 साल हो गए यूरोप में और दुनिया में इन सिद्धांतों को आए हुए, अब तक तो ये हमारी मानसिकता का अंग बन जाना चाहिए था। मतलब ये तो मनुष्यता का बेसिक चीज़ है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और आप अभी संविधान में इसको एक संकल्प के रूप में ला रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे सोच का हिस्सा होना चाहिए था। तो एक तो आलोचना उन्होंने ये की। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो भारत का संविधान है, इसमें जो मूल अधिकार के तहत नेहरू जी ने कहा कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेंगे, न्याय को गारंटी करेंगे। तो अंबेडकर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाए बगैर ये आप गारंटी कर सकेंगे, संभव ही नहीं है। क्योंकि जब तक अगर आप इस न्याय की बात करेंगे तो कैसे लाएंगे सामाजिक आर्थिक न्याय। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए। और उन्होंने इस बाबत नेहरू से बहस की। जो उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के तहत जो ड्राफ्ट बनाकर भेजा गया संविधान सभा में, उसमें उन्होंने समाजवादी शब्द जोड़ा। फिर नेहरू ने अम्बेडकर से कहा कि भाई ऐसा है कि ये अगर हम ले आएंगे तो यहाँ विरोध हो जाएगा, संविधान सभा के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो पास नहीं हो पाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि नीतियाँ हम वही रखें, लेकिन समाजवादी शब्द फिलहाल अभी हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो अम्बेडकर और उनके पास चारा भी किया था, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उस तरह की नीतियाँ बनाइए। तो वो कोशिश की गई, उस तरह की वेलफेयर स्टेट की नीतियाँ वगैरह, तो आगे की चीज़ें हैं। तो यहाँ से वो यात्रा शुरू होती है अंबेडकर के संविधान सभा में शामिल होने की। फिर उन्होंने 29 अगस्त 47 में पहले तो पार्टीशन हो गया, तो वो उनकी सदस्यता चली गई। फिर दोबारा ये जो भाषण था, और उसमें एक बात और है, उस पहले भाषण में भी अंबेडकर ने ये संदेश दे दिया कांग्रेस के नेताओं को कि भाई वो कॉपरेट करने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक उनका पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस के विरोध पर टिका हुआ था। और जो पूरा कम्युनल अवार्ड से लेकर के और जो भी राजनीतिक हित दलितों के लिए उन्होंने हासिल किए थे, वो कांग्रेस के साथ गुत्थम गुत्था होकर के ही किए थे। लेकिन संविधान सभा में जाने के बाद उन्होंने ये एक भाषण में ये कहा, उसी भाषण में, कि अब तक हम जो भारत के लोग हैं, हम लोग संविधान सभा में ऐसे बैठे हैं जैसे शत्रु देश के प्रति लड़ाके हो, योद्धा हूँ हम एक दूसरे के प्रति। और वो कहा कि मैं भी एक इस तरह का एक पार्टी का एक मैं भी योद्धा हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हम ये मान के चलें कि हम यूनाइट हो जाएं और भारत में एक बेहतर संविधान, एक लोकतांत्रिक संविधान लागू करने के लिए सब अपनी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताएं फिलहाल हम छोड़ देते हैं। तो ये संदेश अंबेडकर ने उस समय दे दिया था। और इसीलिए 47 में जब पार्टीशन के बाद उनकी सदस्यता चली गई, तो फिर से कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र से दोबारा वापस बुलाया संविधान सभा के अंदर। और निश्चित तौर पर वो महाराष्ट्र में इतनी कमज़ोर उनकी उपस्थिति थी कि वो नहीं आ सकते थे अपने दम पे। वो पहली बार हार ही गए थे और पूरी कोशिश की कांग्रेस ने उनको हराने के लिए पहले इलेक्शन में। तो
जब वो दोबारा आए तो 29 अगस्त 47 को उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी जो उनका अपना ज्ञापन था वो उन्होंने संविधान सभा के सामने रखा, और उसमें जो वो उद्देशिका की बहस थी उनकी कि समाजवाद को आपको आर्थिक व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, उस पूरे आइडियाज़ को उन्होंने संविधान के एक फॉर्मेट में अनुच्छेदों और व्याख्याओं और परिशिष्ट के साथ स्टेट्स एंड माइनॉरिटी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, वहाँ रखा। और ये बात सही है कि स्टेट्स एंड माइनॉरिटी के ज़्यादातर प्रावधानों को लागू नहीं करा पाए, कुछ एक प्रावधानों को छोड़ दिया जाए माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के, उसके अलावा ज़्यादातर प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि स्टेट्स एंड माइनॉरिटी को छोड़ दिया जाए, आरक्षण के सवाल पे जो पूना पैक्ट की थियरी वो लागू नहीं करा पाए, उसके लिए भी तैयार नहीं हुई कांग्रेस या संविधान सभा। तो लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि वो जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटी का जो दस्तावेज है वो अंबेडकर के अधूरे सपनों का दस्तावेज है, तो अगर हम ये मान के भी चलें तो हम ये पाते हैं कि वो पूरी तरीके से भारत में एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक मॉडल को अपनाने का एक वो दस्तावेज है। यहाँ ये सबसे पहले स्पष्ट हो लेना जरूरी है कि अंबेडकर, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अंबेडकर को बहुत सारे लोग, हम ये प्रयास करते हैं कि कुछ अंबेडकरवादी मार्क्सिस्ट कुछ संश्रय बना करके कुछ कोई एक कॉकटेल, मतलब कॉकटेल तो गलत शब्द है, कोई ऐसा एक सहयोग अंबेडकर और मार्क्सिस्ट के नाम पे बनाएं और ये सिद्ध करने की कोशिश करें कि अंबेडकर तो मार्क्सिस्ट के हो गए थे या मार्क्सिस्ट हो जाते। बहुत सारे लोग एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अगर जीते रहते तो हो जाते, तो अब पता नहीं वो जीते रहते तो क्या होते। लेकिन सवाल ये है कि जब तक अंबेडकर का जो भी सक्रिय योगदान जो है वो मार्क्सिस्ट नहीं थे, वो एक रेडिकल डेमोक्रेटिक सोसाइटी और व्यवस्था बनाने के संघर्ष में शामिल थे, और उसके लिए एक स्वाभाविक यात्रा उनकी समाजवाद की तरफ हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है 1935-36 जब गोलमेज सम्मेलनों के आसपास, उसमें अंबेडकर ने कहा कि मैं समाजवादी हूँ। तो रिपोर्टर ने पूछा कि सारे समाजवादी तो कांग्रेस में हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पिंजड़े में नहीं रह सकता, समाजवादी तो हूँ मैं। ये बात भी अंबेडकर ने कहा है। तो इस तरीके से अंबेडकर की जो लोकतंत्र की आकांक्षा है वो आकांक्षा उन्हें समाजवादी आर्थिक मॉडल की तरफ ले जाती है जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में मौजूद है, जिसमें उन्होंने ज़मीनों के राष्ट्रीयकरण की बात कही और ये कहा कि आज़ादी के संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर इसको हमें मतलब अपने संविधान में इंक्लूड कर लेना चाहिए कि हम भारत के अंदर ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, भारी जो उद्योग हैं, हैवी जो इंडस्ट्रीज़ है उसका नेशनलाइजेशन करेंगे और हर नागरिक को एक नेशनल राष्ट्रीय बीमा योजना से उनको आच्छादित करेंगे, तभी जा कर के हम कोई जन कल्याण की नीतियां लागू कर सकते हैं। और उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं। सबसे मजबूत तर्क अंबेडकर ने ये दिया है कि जो जिस मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात हम कर रहे हैं संविधान में, वो फंडामेंटल राइट बिना इस मॉडल, बिना नेशनलाइजेशन के सुरक्षित ही नहीं रह सकते। और उन्होंने ये तुलना की, उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट जो नियोजक है, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयर अगर है, वो अगर किसी को नौकरी देता है तो उससे उसके राइट्स ले लेता है, उसके यूनियन बनाने की राइट, उसके बोलने का राइट, उसके किसी भी तरह के आंदोलन में जाने का राइट, अपने लेबर राइट्स के लिए खड़े होने का जो उसका अधिकार है वो सब छीन लेता है। और अंबेडकर ने कहा कि इसीलिए किसी आदमी के नौकरी जाने का भय, उसके बच्चों के स्कूल से नाम कट जाने का भय, उसे भूखा रहने का जो भय है, वो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच से कहीं ज़्यादा भारी हो जाएगा और वो कभी भी उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट के लिए खड़ा नहीं होगा, अपने मौलिक अधिकार के लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट जो अर्थव्यवस्था, जो निजीकरण की अर्थव्यवस्था है, प्राइवेट एम्प्लॉयर का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि वे कभी भी भारत के भीतर मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार तभी बचेंगे जब सारे हैवी भारी जो उद्योग हैं वो सरकारी नियंत्रण में रहें, पूरी कृषि जो है वो सरकारी हो और सामूहिक खेती के रूप में खेती हो और सरकार
अपना हिस्सा लेने के बाद उस बाकी उपज को जो उत्पादन करने वाले हैं उनके बीच बांट दे। तो ये सारी बातें उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में रखी, और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें। जो पूना पैक्ट मॉडल है आरक्षण का, वो उन्होंने रखा, और वहाँ भी उन्होंने ये इस बात पर जोर दिया कि जो दलित जातियाँ हैं उनको माइनॉरिटीज़, क्योंकि ये बात सही है कि संविधान 1945-46 का जो इलेक्शन हुआ और कैबिनेट मिशन के आने के से पहले जो भारत में सिस्टम था उसमें अछूतों यानी दलितों को माइनॉरिटी के तहत ट्रीट किया जाता था, माइनॉरिटी ही माना जाता था। ये अलग बात है कि वो पूना पैक्ट की वजह से वो जो कम्युनल अवार्ड और ये सब बातें हम लोग जानते हैं कि नहीं मिल पाया। तो ये बात भी उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में रखी। तो इस तरीके से संक्षेप में ये बात है कि अंबेडकर के पास जो भारतीय जनतंत्र, भारतीय लोकतंत्र को लेकर एक सपना था, एक मॉडल था, उनकी एक यात्रा, एक जर्नी थी। क्योंकि आज भी अगर हम देखें कि भारतीय लोकतंत्र को हम कॉरपोरेट नियंत्रण में नहीं छोड़ सकते। आज बहस चल रही है कि हमारा लोकतंत्र या क्रोनी कैपिटलिज्म की बात आज चल रही है, यानी धीरे धीरे यहाँ ले जाया गया है कि लोकतंत्र हमारा अब कुछ एक कॉरपोरेट घरानों के यहाँ के नियंत्रण में है। और इस पूरी यात्रा, वैचारिक यात्रा को नकार कर जो अंबेडकर का योगदान है, जो संविधान के लिए उनका योगदान है, उन सारे योगदानों को नकार कर जो हमारा आज का दलित विमर्श है, जैसे हमने दो जो शुरू में दलित साहित्य के वैचारिक मॉडल का जिक्र किया, उसके अलावा एक और मॉडल भी है दलित विचारकों का, दलित साहित्य के भीतर, दलित विचारकों के भीतर। वो मॉडल ये है जो ये बहुत मजबूती से ये मानता है कि एक स्वतंत्र पूंजीवाद, कॉरपोरेट पूंजीवाद का विकास ही दलितों को मुक्त कर सकता है। इसीलिए वो अंग्रेज़ी पढ़ने को प्राथमिक शर्त मानते हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ो, उसके बाद कॉरपोरेट की नौकरियां लेने की स्थिति में जाओ। तो इस तरीके से मतलब पूंजीवादी विकास और जो कह सकते हैं कि कॉरपोरेट पूंजीवाद है, उसके ही विकास में अपनी मुक्ति देखने का प्रयास करते हैं। अंबेडकर ने उस सपने को समाजवाद तक पहुंचाया। हो सकता है कि वो समाजवादी मॉडल जिस तरह का अंबेडकर सुझा रहे थे वो उससे कम डिग्री का भारतीय संविधान में शामिल किया गया, भारतीय स्टेट में, लेकिन उनके पास एक मॉडल था। उस मॉडल को वो समाजवाद तक ले गए और राजकीय समाजवाद उन्होंने कहा। इसलिए उन्होंने पूरी बहस की, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम सर्वहारा की तानाशाही की बात करेंगे तो बहुत सारे जो मतलब लोकतांत्रिक अधिकारों के जो लोग विचारक हैं वो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, वो बुरा कहेंगे इस बात को। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें इस बात को टालने के लिए, सर्वहारा की तानाशाही को मुलतवी करने के लिए हमें कम से कम राजकीय समाजवाद लाना चाहिए कि हम थ्रू स्टेट एक सोशलिज्म ले आएं। तो ये मार्क्सवाद की एक कच्ची समझ हो सकती है, लेकिन उनका एक मॉडल था, एक सपना था कि भारत के भीतर हम सरकारी संस्थाओं के जरिए, आर्थिक नीतियों के जरिए हम एक समाजवादी मॉडल तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक अंबेडकरवादी स्वप्न कह सकते हैं, इसे एक यूटोपिया भी कह सकते हैं, जो भी है, लेकिन वो था। लेकिन कहीं भी अंबेडकर के चिंतन में, क्योंकि उस समय भी आर्थिक नीतियों को लेकर के बहस चल रही थी भारत में, उन्होंने कहीं भी ये बात स्थापित नहीं की कि दलितों के, खास करके जो कमज़ोर तबके हैं, जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, उनके विकास के लिए उन्होंने कहा कि कहीं से भी जो निजीकरण है या जो प्राइवेट पूंजी है वो उनके लिए हित की चीज़ नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने संविधान सभा में जो एक और महत्वपूर्ण बात जो कही, उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि जो भारत का संविधान है, संविधान को प्रस्तुत करते समय 26 नवंबर को उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को दो तरह के लोग क्रिटिसाइज करते हैं, एक कम्युनिस्ट लोग और दूसरे सोशलिस्ट लोग। कम्युनिस्ट लोग इसलिए करते हैं कि जो उन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया तो जमींदारों को जो उनको वो मुआवजे क्यों दे रहे हैं, इस तरह की बात पे। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो मौलिक अधिकार है इसको आपने अपवादों से इतना घेर रखा है कि कई बार वो मतलब मौलिक अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने कही। तो अंबेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही वहाँ।
उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है ये भारत के वर्तमान पीढ़ी के नेताओं का संविधान है, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि ये संविधान अपरिवर्तनीय है और आगे चलकर इसमें कोई मतलब इसके जो मूल आधार हैं उनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आगे चलकर आपको लगता है कि एक सोशलिस्ट संविधान होना चाहिए तो आप कर सकते हैं। फिलहाल जो भारत के वर्तमान नेता हैं उनकी जो अपनी समझ है और उनका जो अपना वैचारिकी है, उस वैचारिकी से यही संविधान अस्तित्व में आ सकता था। और उसमें अधिकतम उन्होंने प्रयास जो किया वो एक समाजवादी रूप देने की, समाजवादी आधार देने का प्रयास अंबेडकर का है। तो प्रश्न कुल मिलाकर यही है अभी भी कि हमारे जो आज का जो दलित विमर्श है, उस दलित विमर्श के साथ समस्या यही है कि वो अंबेडकर की बात तो कर रहे हैं, अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। जैसे दलित राजनीति में भी यही हो रहा है कि अंबेडकर की फ़ोटो लगाई जा रही है, अंबेडकर जयंतियाँ मनाई जाती हैं, अंबेडकर के नाम पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन जो अंबेडकर की मूल विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, तो वो दक्षिण पंथ भी उस आइडियोलॉजी को ख़त्म कर रहा है, सामने नहीं आने देना चाहता है। और जो अंबेडकर के नाम पर अंबेडकरवादी जो वैचारिकी है वो भी उसको सामने नहीं आने दे रही है। और जहाँ तक उनकी अपनी बात है, जो मैंने पहले भी कहा कि ऐतिहासिक अन्याय और वंचना और उनकी पूरी आवाज़ को दलित मतलब साहित्य के भीतर, राजनीति के भीतर, समाज में, वो बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इस बात को भी हमें समझना ज़रूरी है। जो कल यहाँ पर बेजवाड़ा विल्सन जो बात कह रहे थे, उस बात के भी बहुत गहरे आधार हैं। मेरे ख्याल से यहाँ उपस्थित सारे लोगों ने उस बात को समझा। जो बात वो कह रहे थे कि भारत में ये दलित सवाल या स्त्री का सवाल कोई तबकाई सवाल नहीं है। अभी भी हमारे कम्युनिस्ट पार्टियों के दस्तावेजों में आप जाइए तो दलित क्वेश्चन को एक अलग क्वेश्चन की तरह डील किया जाता है, जैसे ये कोई सेक्शनल सवाल है, या जैसे स्त्री सवाल को भी एक सेक्शनल सवाल की तरह डील किया जाता है। लेकिन इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि अंबेडकर ने जो बात कही थी कि जब तक जाति उन्मूलन नहीं होगा आप कोई ढांचा खड़ा ही नहीं कर सकते, आप लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर सकते, आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आप भले ही अपने आप को मुगालते में रहिए कि भारत एक राष्ट्र है, लेकिन ये एक बनता हुआ राष्ट्र है। और अगर जातियां बनी रहेंगी, जातियों के आधार पर भेदभाव बने रहेंगे, जातियों उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोगों की निष्ठा अपनी जाति के प्रति है। उन्होंने कहा कि मनुष्यता के गुणों का कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भारत की प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं है। सम्मान अंततः भारत में, जैसे कहा कि डकैतों के गिरोह की जैसी एकता होती है, उसी तरह हमारे यहाँ जातियों की आपसी एकता है। तो कहा कि इस विभाजित जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी, उन्होंने कहा कि श्रेणीकृत जो विभाजन है, असमानता है, उस असमानता के साथ आप भारत में कैसे एक लोकतंत्र की कल्पना, एक राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो यह बात जितनी लोकतंत्र के ढांचे के लिए सही है, जितनी एक राष्ट्र के लिए सही है, उतनी ही विकल्प की जितनी राजनीति है उसके लिए भी सही है। क्योंकि वहाँ भी जातियों को का सबसे बड़ी बाधा हमारे रास्ते में ये है। और जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने सवाल पूछा था, मतलब उन्होंने कई तरह के लोगों से, आर्य समाजियों से सवाल पूछे, समाजवादियों से सवाल पूछे, और उन्होंने ये कहा कि हमारे एक समाजवादी मित्र हैं जो ये कहते हैं कि भाई मैं तो कास्ट नहीं मानता, मैं व्यक्तिगत तौर पर जाति को नहीं मानता, और इसलिए मेरे लिए कोई प्रश्न नहीं है। और जब भारत में जब रेवोल्यूशन होगा और जो बेस का परिवर्तन होगा तो सुपर स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लेकिन सवाल ये है कि जिस क्रांति की आप परिकल्पना कर रहे हैं वो क्रांति कैसे होगी जब तक आप सर्वहारा, जिस कथित सर्वहारा की बात आप कर रहे हैं, उस सर्वहारा की एकता ही कैसे बनेगी जब तक जाति खत्म नहीं होगी। उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे वो जो गिरणी कामगार यूनियन थी मुंबई में, उसमें अंबेडकर ने जो जब ILP बनाई, इंडियन लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो उन्होंने सवाल उठाया कि मजदूरों के भीतर भी जो धागे की फैक्ट्री में जहाँ पे धागों को मुंह का इस्तेमाल करके धागों का काम करना पड़ता था, खींचना पड़ता था, उस पूरे सेक्शन में दलितों की नियुक्ति नहीं होती थी। स्पिनिंग मिलों में भी, मतलब वो जो मजदूर टेक्सटाइल मिल थे, वहाँ पर भी दलितों को साफ सफाई का काम और जो बाहर के काम थे वो दिए जाते थे।
उनके लिए एक कैंटीन नहीं थी मजदूरों के लिए, सवर्ण मजदूरों की अलग कैंटीन थी, दलित मजदूरों की अलग कैंटीन थी, एक साथ वो खा नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रेड यूनियन के सबसे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, वो ब्राह्मण महासभा के भी नेता हैं, अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। तो ये दोनों भूमिकाएं वो कैसे निभाते हैं कि भाई आप एक तरफ अपनी जातिवादी महासभा के भी आप लीडर हैं और आप यूनियन के भी लीडर हैं। तो कहा कि ये जो समस्या भारत में है, ये समस्या आपको संगठित ही नहीं होने देगी, क्रांति के लिए तैयार नहीं होने देगी। तो ये बात सुनने में और देखने में चाहे जितने ही सरल और एक मार्क्सवादी बहस की दृष्टि से जितनी सरलीकृत लगती है, बात उतनी गहरी है, क्योंकि ये उसके बिना कोई भी बदलाव आज संभव नहीं है। इसलिए जो सवाल हैं, मैं चूंकि आप आज मौका मिला है और सुभाषिनी जी बैठी हैं तो मैं सारी बात कर देना चाहता हूँ कि जैसे हिंदी पट्टी में, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की नेतृत्वकारी भूमिका में रही हैं, जैसे पूरे पूर्वांचल में, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जो वामपंथी मतलब 50 के दशक में, 60 के दशक में, 80 के दशक तक जो वामपंथी आंदोलन इतनी सक्रिय और व्यापक जनाधार की पार्टी रही, और एक संघर्ष भी रहे बहुत बड़े बड़े, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल यही रहा कि जैसे मैं जिस जिले से आता हूँ, मैंने देखा वहाँ, मैं आजमगढ़ से आता हूँ तो मैंने देखा कि अभी भी जो मतलब स्ट्रक्चर है हमारे, उन स्ट्रक्चर के भीतर वो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं, मतलब बहुत आराम से दिखती हैं। मतलब आप उनके पहनावे से लेकर, बोली भाषा से लेकर, उनकी अपनी सामूहिकता, सामाजिकता, वो एक अलग दिशा में है, मतलब वही परंपरागत दिशा में है, और उनकी राजनीति एक आगे बढ़ी हुई राजनीति है। तो वो कह सकते हैं सिद्धांत से लेकर व्यवहार तक जो सवाल दलित विमर्श की तरफ से आते हैं, वो सवाल निराधार नहीं है। उन सवालों में उन सब्सटेंस है, उसमें सच्चाइयाँ हैं। लेकिन ये बात अलग है कि उन सवालों का समाधान, क्योंकि ये मानना भी पड़ेगा कि जो आज दलित विमर्श का जो नेतृत्वकारी तबका है, वर्गीय दृष्टि से उसका वर्ग क्या है, वह उसी मतलब वो एक अपवर्डली मोबाइल आकांक्षी तबका है वो, और वो अभी अपनी जगह तलाश रहा है, मतलब एक स्वीकार्यता तलाश रहा है उच्च वर्गीय, आर्थिक उच्च वर्गीय ढांचे में। इसलिए उसकी पूरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि जो उसका आधार है, वो सामाजिक आधार वैचारिक रूप से इस दिशा में न जाने पाए। तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, समस्याओं को सही चिन्हित करेगा, सही जगह बात उठाएगा, लेकिन उसके समाधान की जब बात आएगी, जहाँ जो मैंने कहा कि अंबेडकर जहाँ उस समाधान को ले गए थे, जिस दिशा में ले गए थे, वहाँ वो समाधान को नहीं जाने देगा, उसे डाइवर्ट करेगा। इसीलिए वो समाधान कहीं पूंजीवाद में, कहीं अंग्रेजी में, कहीं इसी स्ट्रक्चर के भीतर, कहीं कॉरपोरेट के भीतर, और फिर वो उसके राजनीतिक बहुत तरह तरह के वो मतलब मुगालते रहेंगे उनके। तो इस तरीके से कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि एक जटिल समस्या है दलित विमर्श के साथ संवाद, और उनके साथ एकीकरण, और उसके साथ उनके सवालों को समझते हुए, उसको उठाते हुए, उसको नेतृत्व देते हुए, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को जो आज की हमारी चुनौतियां हैं, चाहे वो लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, चाहे वो संविधान के खतरे का सवाल है, या फिर एक ब्रॉडर जो हमारा सपना है उसको एक साकार करने का सवाल है, तो इन सारी चीज़ों को हमें लगता है एक सामूहिक रूप से उठाना, एक संघर्ष में जाना, बहस में जाना, और एक व्यापक यूनिटी की ज़रूरत है। आप सबने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।